एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पर। आज हमारे बीच एक वरिष्ठ ही समाज सेवी और एच मार्ट हिरानी परिवार के जाने माने माननीय श्री धीरज हिरानी जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सर्वप्रथम हमारे चैनल। बहुत बहुत नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आपने चैनल चालू किया है ये उसके लिए। सर्वप्रथम सर, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन कहाँ बीता और शिक्षा आपने कहाँ कंप्लीट की? मेरा बचपन ये बैतूल के यहीं बीता है पूरा और मेरी शिक्षा यहीं पे हुई है और मैं एलएलबी कर चुका हूँ पूरे इनकम टैक्स से, तो बाकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो सर, आपने वकालत कंप्लीट की और उसके बाद फिर आप पारिवारिक व्यवसाय में आए, तो आपने वकालत करने का नहीं सोचा? मुझे बेहतर पारिवारिक जो बिजनेस था उसको ऊपर तक लेके जाना था और मेरे पास पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था और मुझे मेरे पापा, मेरे भाइयों, मेरे चाचाओं का सबका मार्गदर्शन मिला, जिसके माध्यम से मैंने इसमें व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया और इनको मेरा उन्नति के शिखर पे ले जाने का पूरा उनका श्रेय है। सर, अब हम आपकी दिनचर्या सुबह उठने से लेकर के और जो आपकी खेल गतिविधियां हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने समय का अगर ध्यान नहीं रखा तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जो समय लोगों के लिए 12 बजते हैं, हम लोग के लिए आधी दोपहर हो जाती है। हम सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं, साइकिलिंग करना, बैडमिंटन खेलना या वॉकिंग करना, कुछ करो तो, और योग करना, ध्यान करना, या हमारे एक आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था है या उसमें जाना, कहीं ना कहीं आपको बिजी रहना पड़ेगा अगर स्वस्थ लाभ रहना है और ज़िंदगी का टाइम मैनेज करना है। तो उसके लेके आपको सुबह सुबह जो आपके बैंक्स के काम आप डिटेल बनाना, सुबह वहाँ से घूम फिर करके आके चाय पियो मस्त, उसके बाद आप बैठ के अपनी पूरा दिन की पूरा फीडबैक बनाना हो कि आज अपने को क्या क्या काम करना है, किसका पेमेंट करना है, किसका निमंत्रण आमंत्रण में जाना है, तो ये सब आप सुबह ही तय कर सकते हैं। आप पूरे अपने दिन का पूरे दिन का अपना शेड्यूल आप तैयार कर? बिल्कुल, मैं सुबह ही शेड्यूल बना लेता हूँ। आज मुझे इन कामों को करना है। बिल्कुल उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार कर लेता हूँ, तो उसके अव्यवस्था नहीं होती है और होती भी है तो मैनेज हो जाती है। और सर, जो खेलकूद गतिविधियों में आप कौन कौन से शामिल हैं? खेलकूद गतिविधियों में तो मैं स्विमिंग भी करना सीखा। ये भी मेरा जज्बा था कि मैंने आज से 20 साल पहले एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम ला के रखा था, तो मेरे को स्विमिंग सीखना ही था। मैंने ये जिंदगी में तय कर लिया और जो आदमी तय कर लेता है कुछ करने का, तो यहाँ स्विमिंग पूल खुल गया, यहाँ हमारे को अच्छे गुरुदेव का सानिध्य मिला, उसके माध्यम से हमने स्विमिंग करना सीख लिया। अब साइकिलिंग करते हैं सुबह, उस पर बैडमिंटन खेलते थे, तो कुछ ना कुछ बिल्कुल हाँ बहुत से। और इसलिए भी खेलने जाता हूँ मैं, क्या उस वहाँ मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं खूब सारे, जैसे कि जब अच्छा आदमी, जो चीज़ अपन सोचते हैं कि अपन को अच्छा आदमी मिले तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा और वो आपको मिलते जाएंगे और आपके साथ बढ़ता जाएगा। ये माध्यम से मैं लोगों के साथ खेलना में जुड़ता हूँ, जिससे मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे यानी टैलेंटेड लोग मिलते हैं साथ। अभी सर, आप साइकिलिंग से भी जुड़े हुए? जी। इसका क्या लाभ है सर साइकिलिंग से ये है कि आपको एक तो पूरे जो आजकल प्रदूषण हवा ये वो चल रहा है, जो गाड़ी से लोग चलते हैं, 1 मिनट पैदल, आप नई युवा पीढ़ी देख लो, 1 मिनट आपको कोई बिना बाइक से नहीं चलेंगे या कार से नहीं चलेंगे, तो उनको एक मोटिवेट करने के साथ साइकिलिंग करने से क्या होगा, उसको फैशन में लाएंगे कि भाई आप थोड़े मोटे काम, मैं तो जैसे छोटा मोटा सब्जी बाजार में कुछ लाना है तो बैग टांगाऊँ और साइकिल से निकल जाता हूँ, तो उसमें पेट्रोल व्यवस्था है और अपने को लोगों को मोटिवेट भी हो जाता है, हाँ भाई ये भैया साइकिल चलाते रहते हैं। और सर, एक ये मैसेज भी बिल्कुल मैसेज जाता है कि जब एक संभ्रांत व्यक्ति यदि साइकिल का प्रयोग कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल सर। आप शारीरिक भी फिट रहेंगे, बिल्कुल, और दूसरी चीज है आपका जो वाहन एक्सपेंसेस है वो भी बचेगा। बिल्कुल सही बात, आपको लाभ ही लाभ होना है। जी जी जी। तो साइकिलिंग सर करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में आप कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं? मैं वर्तमान में बहुत सारी सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ और मेरा जुड़ने का कारण एक रहता है कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करने को मिले जो समाज के हित के हो। क्योंकि क्या है, मैं बिजनेस भी करूँगा या बैठूँगा तो मेरे को ऐसा चीज़ नहीं पता लगेगी जो समाज में किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी की समस्या है तो पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जैसे स्वर्ग सेवा प्रकल्प है जो हमारी मोक्षधाम तक शव यात्रा को लेके जाती है, उसमें निःशुल्क दी जाती है। और अपने मोक्षधाम समिति से जुड़े हैं जहाँ साफ़ सफाई और मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। ये जो देख रहे हैं आप व्यवस्था पूरी, यानी बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे लगाना। और भोजनशाला से जुड़ा हूँ, वरिष्ठ नागरिक संघ, साइकिल संघ, सिंधी समाज में जो हमारे युवा लोग हैं उनसे हम लोग के बहुत सारे अच्छे संबंध है, जिससे उनसे पता लगता है क्या किसी को तकलीफ है या क्या है। बैडमिंटन टीम, हमारी स्विमिंग पूल, ऐसी बहुत सारी संस्था से जुड़ने का कारण। और ब्लड बैंक तो ऐसी संस्था है, आप आधी रात को भी मेरे को फ़ोन करेंगे तो हमारी एक मित्र है
उनको फ़ोन करेंगे तो आपको तुरंत जहाँ बैठे, ऐसा नहीं कि बैतूल में ही, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ भी आपको ब्लड लगे। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था ने भी शुरू किया है हमारे गुरुजी के माध्यम से कि आपको ब्लड देने लेने का बहुत ज़बरदस्त सेवा चल रही है इसमें, और लोगों को देना चाहिए। हर 3 महीने में ब्लड आपका रिसाइकल हो जाता है। जी सर, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं तो आप इन्हें फिर पर्याप्त समय दे पाते हैं? पर्याप्त समय थोड़ा थोड़ा दे पाता हूँ। जैसे मैं बिजनेस के माध्यम, मेरे चाचा लोग के माध्यम से मुझे मोटिवेशन मिलता है, या मेरा छोटा भाई है गोलू, उसके कारण से मैं जा पाता हूँ और काम कर जाता हूँ, हो जाता है, मैंने करना पड़ता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने समाज व्यावसायिक पृष्ठभूमि से जुड़े थे, आपका पूरा परिवार शुरू से किराना व्यवसाय की गतिविधियों से जुड़ा हुआ जी। तो किराना व्यवसाय की गतिविधियों के बावजूद आपने समाज सेवा का क्षेत्र चुना, तो इसकी प्रेरणा सर कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मुझे मेरी माताजी से मिली। मैं देखता था, छोटा था, अब वो हमारे बीच नहीं है, पर जो उनके भाव थे और उनके विचार थे कि मानव सेवा, नर सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और वो छुपते छुपाते सभी की मदद करती रहती थी। तो ये भाव मेरे को वहाँ से आए, जिसके कारण मैं लोगों के दिल तक पहुँच गया, और ऐसी ऐसी सेवा करता हूँ मैं कि हमारे दादाजी बोलते थे कि सेवा ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता भी नहीं चला, आपने उसका काम कर दिया, सेवा कर दिया, आप उसको दिखाओ मत करो, ना उसकी कहीं ओबलाइज कराओ, आप उनको सेवा करते जाओ अपने और चलते जाओ। ऐसी माध्यम से मैंने सेवा का मार्ग पकड़ा, और सेवा का भाव तो ऐसा है, अगर जिसको आ गया तो वो जिंदगी में नहीं छोड़ पाता है, किसी न किसी रूप में सेवा भाव आ ही जाता है। तो सर, बचपन में माँ लोगों की मदद किया करती थी, छोटी छोटे मतलब आस पड़ोस में जो जरूरतमंद लोग थे उनको मदद या हेल्प किसी भी तरह से माँ देती थी। तो ये बीज सर तभी से आप? बिल्कुल बिल्कुल। और सर, माँ ऐसा कुछ कहती थी जो आपको मतलब जो आपको प्रभावित कर गया समाज सेवा में आने के लिए? वो बोलती थी कि किसी के दुख को अपना दुख समझो जी, और नर सेवा नारायण सेवा होती है जी। बस उन्हीं ने ये जो वचन कहे थे, उसके बाद से मेरा काम रुका नहीं। बिल्कुल, तभी से आपने ये ठान लिया कि मुझे अब समाज सेवा करना ही चाहिए। व्यवसाय अपनी जगह होगा जी, लेकिन मुझे समाज सेवा के इस सफर को और आगे बढ़ाना है। और मैं एक संस्था से और जुड़ा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग। 2005 से मैं उनसे जुड़ा हूँ, और उस संस्था से जुड़ने के बाद मेरा परिवर्तन ही बदल गया। यानी जो एम है मेरा पूरा बदल चुका है। मैं लोगों के प्रति सेवा साधना सत्संग का भाव रखता हूँ, और जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण मैं हर व्यक्ति के बिल्कुल हार्ट टच पे बिल्कुल बात करता हूँ, जो भी उनसे, और मेरी बात सुनते भी हैं। अगर किसी को दुख रहे, किसी को कोई समस्या रहे, तो वो मेरे को बताने मात्र से ही मैं उसको ऐसा लगता है यार इसका दुख खत्म हो जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि 2-3-4 हफ्ते में या 15 दिन में उसकी खबर आती है मेरे को, भैया आपने ये ब्लेस किया था, ये ऐसा काम मेरे से हो गया। मतलब सर, आप दूसरे के दुखों को अपने दुख की तरह देखते हैं? बिल्कुल, कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है और मेरे माध्यम से ऐसा क्या हो सकता है कि जो उसका दुख दूर हो जाए, मैं कुछ भी ऐसा छोटा सा प्रयास करूं। तो सर, ये तो बहुत ही एक शानदार पहल है आपकी समाज सेवा के क्षेत्र में, और ऐसा भाव यदि आज हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा भी यदि सभी लोगों के अंदर आ जाए, ऐसा भाव, इस तरह का भाव, जो भाव आपका है, तो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, मैं नहीं मानता कि वो समस्याएं दूर नहीं हो सकती, वो समस्याएं दूर हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सारा भाव सभी के अंदर आ जाए। सर, अब हम आपकी पारिवारिक सर पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं। मैं, हमारे दादाजी जब हम आए थे पाकिस्तान से, तो हमारे दादाजी तो थे, खूब मेहनत की उन्होंने, और जो आपका कोठी बिहार सीमेंट रोड पे, वहाँ यानी हम लोग बाज़ार हाट लगाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इधर गंज में हमको दुकानें मिली। फिर चाचा लोग ने साथ में मेहनत करके, दादाजी ने, उनके भाइयों ने, सब ने पूरा हमारा जो आज हिरानी मार्केट है, पूरे वहाँ हमें वो दी गई जगह। फिर उसके कारण फिर धीरे धीरे आज हमने एच मार्ट जो स्थापित किया, ऐसे संतुलन सेल्स एंड सर्विस, पिंजाब हिरानी, ऐसे हमारा परिवार बढ़ता गया और काम बढ़ते गए। तो आज इस मुकाम पे हो गया है कि जैसे लॉकडाउन में भी हमारी जो एच मार्ट संस्था है, जिसके किराना ग्रोसरी मार्केट है हमारा, उसमें हमने लोगों की इतनी सेवा की है कि घर पहुंच फ्री यानी होम डिलीवरी दी है उसमें, और कोई ऐसे रेट्स भी नहीं लिए, जिसके कारण से हमारे जो पिछले पूर्व कलेक्टर साहब थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया मुझे अलग से बुला के। तो ऐसी संस्थाओं से हम लोग जुड़े भी हैं, और इस कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में हमको बहुत सारे लोगों का भी साथ मिला। तो ऐसा रहा हमारा व्यापारिक। सर, कोविड के दौरान हमने देखा
कि एक्चुअली सर रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थी तो ज़्यादातर किराना व्यवसाय से जुड़ी हुई ये सब चीज़ें थी, लेकिन हमने ऐसा देखा सर कि लोग अनाधिकृत इसका दाम लोगों से ले रहे थे जब लोग परेशान थे कोविड के चलते। तो इस समय सर जैसे कि आपने अभी बताया कि हमने जो कीमत, जो तय कीमत होना चाहिए वही कीमत पे हमने लोगों को सामान दिया। तो ये एक बहुत सर आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि हम इस अवसर का फ़ायदा उठा लेना चाहिए? बस वही सेवा। जी, सेवा का जब भाव आ जाता है ना तो आदमी फिर पैसे को नहीं देखता है, या तो सेवा कर लो या पैसा कमा लो। ये दो चीज़ों में से आप कुछ किसको तय करना है, आपको तय करना है। लेकिन हमने सर अक्सर देखा लोगों ने इस मौके का अनाधिकृत फ़ायदा उठाया और लोगों से ज़्यादा दाम वसूले। अब जिसका है भैया, सब ऊपर वाले को जो सीढ़ी अपने को बनानी है ऊपर जाने के लिए, तो अपना अपना मार्ग लोग खुद तय कर रहे हैं। किसको क्या करना है, किसको कैसी जीवन जीना है, वो तो अपना खुद तय कर रहा है। और सर जिन्होंने यदि ज़्यादा पैसा भी ले भी लिया है, यदि गरीब लोगों से, असहाय लोगों से, तो वो कितने दिन तक उसको बस वही है ना, कोई चीज़ का जब कोई इसका जवाब ही नहीं है ना, कि वो तो खुद को उसके अंदर वो आत्मा जवाब लेगी उसका। और सर बैतूल में आपका एक परिवार जो है वो एक बड़ा ही संयुक्त परिवार है, तो सर संयुक्त परिवार की अवधारणा को लेकर के आप कुछ बताएं। जिस प्रकार मैं बोलता हूँ कि आज संयुक्त परिवार ऐसा काम करता है, आप देखो जैसे आप बोल रहे थे कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से कहीं भी आना जाना या किसी के तो टाइम मैनेजमेंट करके चले जाता हूँ। और परिवार में सबका साथ रहता है, कभी वो संभाल लेते हैं, कभी अपन संभाल लेते हैं। प्लस जो भी आज के परिवार की स्थिति है, जैसे कई लोग अलग अलग रहते हैं जाके, तो उनके यानी सब काम अपने को ही करना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ा। हाँ, हम देख रहे हैं सोसाइटी में धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो जॉइंट फैमिली में क्या है कि जैसे अगर मतलब कोई दुख सुख है तो आपका तुरंत, यानी एक घर दरवाजा खोलो, आपके सामने परिवार है आपस में एक दूसरे का, और पड़ोसी भी बाद में आ पाता है आपके दुख सुख में। पहले आपका जॉइंट परिवार ही खड़ा होता है आपके सामने। तो आप देख रहे आ रहे हो आजकल फेसबुक पे हजारों लाखों दोस्त हैं आपके, और घर में बातचीत बंद है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परिवार को ही लेके जाना, परिवार के लोग ही आपको काम आएंगे, और परिवार ही सबसे बड़ी प्राथमिक इकाई है सर। बिल्कुल। यदि कोई भी ऐसी समस्या आती है, कुछ भी जीवन में ऐसा कुछ अनहोनी कोई घटना होती है, बिल्कुल, तो सबसे पहले आपका परिवार ही होगा जी। बाकी लोग जो भी हैं आपके, वो तो फिर सेकेंडरी, बिल्कुल, वो बाद में आएंगे, उनको जब पता लगता है तब होता है काम। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार, मतलब जो पूरा जॉइंट है सर परिवार, अभी पूरा जॉइंट परिवार है हमारा, और इसमें हमारे कितनी संख्या सर? 28 से 30 लोग रहते हैं, जिसमें कि कई दीदियों की हमारी एक ही छत के नीचे हैं। अब वो कुछ परिवार बड़े रहने से आजू बाजू बन गए हैं मकान, बाकी वो सब साथ में ही है, कारोबारी सब गतिविधि साथ में ही है। तो इसलिए तो ये बहुत ही सर एक मतलब शानदार पहल है हमारे समाज के लिए कि आज भी जो है वो संयुक्त परिवार की जो भूमिका है वो कम नहीं, बिल्कुल महत्वता कम नहीं, बिल्कुल सही है। जी जी। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया? मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे यानी 250 से 300 ऐसे आदमी चाहिए, मुझे ऐसे दोस्त चाहिए, ऐसे कंधे से कंधा मिलाने वाले लोग चाहिए, जिसके माध्यम से मैं एक ऐसा परिवार खड़ा कर दूं, परिवार बोलेंगे या ऐसा एक संगठन खड़ा कर दूं, जिससे लोगों के दुख सुख प्लस जो भी बैतूल में या बैतूल के बाहर जहाँ भी कार्य क्षेत्र मिले मुझे, तो मैं उसको अपनी यानी ऐसी टीम बनाई जाए कि जहाँ गलत हो रहा हो उसके पीछे वो बिल्कुल खड़े हो जाए कि नहीं भाई ये गलत नहीं है, सही है। यानी जो आपकी पॉइंट टू पॉइंट, चाहे मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे ऐसा चाहिए कि ऐसे आदमी मिल जाए मेरे को 250 से 300 कि अपन जो भी रास्ता तय करें उसका यानी सही मार्गदर्शन करें उनका। और जो भी शहर में अगर मान लो कोई समस्या है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी ऐसी समस्या है कि भी जो खड़े रहें, जिसकी आवाज़ जो हमारा प्रशासन, हम लोग जो बोले हम उठाएं कि हम लोग सही माने, हमको भी हम उसमें उस स्तर पे सही खड़े हुए, उस स्तर तक जाना चाहता हूँ। मतलब सर ये एक टीम होगी जो यानी कहीं और वो टीम ऐसी होना में थे जो देने का भाव रखे, लेने का नहीं। उस टीम का यही काम रहेगा, आप दे सकते हो तो आप आओ, नहीं तो आपका वेलकम है, नहीं तो आप भीड़ कम करो। जी जी। मेरे उस माध्यम से ऐसे लोग होना मुझे जो कुछ भी उस संस्था से लेने के माध्यम से ना आए, जो सिर्फ सेवा कार्य में हो, पुनीत कार्य में काम आए, बस। तो ये एक टीम सर आप टीम, हाँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ये मुझे बहुत सालों से बोला है, वो मेरे में ये देखते हैं और मैं अपने आप में भी देखता हूँ कि ये अगर मेरे से होता है तो बहुत ही शानदार काम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि गरीब अमीर जो भी जिसकी जो समस्या है, हम लोग सोच रहे हैं जो जैसे मान लो इतनी भीड़ भड़क्का करके जाना, ये वो जुलूस उलूस सब खत्म होके ये समस्या हमारे तक आए
और हम ये 250-300 लोग जाके ही उस समस्या को ख़त्म कर दें, जी जी जी, न बढ़ने दें। का समाधान हाँ, निकाल दें। निकाल या दें। शासन को हम शासन प्रशासन जहाँ भी, हाँ, जी, कि ये इस जगह ये समस्या ये समस्या और ये सही आपको है sort out पहलू करना पूरे इनको मार्गदर्शित करें। जी, जी। उसके बाद उनके साथ कब बैठ तक के आप इस टीम का गठन करना टीम हो चुकी है। हमारे 25 से 30 लोग तो इकट्ठे हो चुके हैं, अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी सर एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि जो लोग अगर इस तरह से आपसे जुड़ना चाहें वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल जुड़ सकते हैं और सिर्फ बस यानी आपको देना है, लेने की भावना से ना आए और मतलब बस आपको समर्पण हाँ के समर्पण भाव से हमारे से साथ जुड़ना है हाँ, किसी चाहे इसमें आप ऐसा नहीं कि आपको कोई पैसे देना है, कुछ देना है, आप सिर्फ प्रेम से आए, सहयोग बस आप सहयोग दे से, बस आप और खड़े कुछ भी नहीं। रहेंगे तो बस बस आपका मार्गदर्शन से ही हमारे को सब काम मिले। जी जी। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि भविष्य में समाज सेवा के क्षेत्र में और आप क्या क्या करना चाहते हैं? मैं भविष्य में समाज सेवा में ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ, जैसे कि समाज को देने की भावना रखना चाहता हूँ। जैसे आप अभी थोड़े दिन पहले ही मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। मेरे यहाँ पूरे शहर में यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा यार ये लाइट का तो कोई करेगा नहीं, अपने को ही करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत प्रयास किए, उधर फ़ोन किया, ये किया, फिर मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो काम हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसी टाइप के मैं समाज में काम करना चाहता हूँ। जैसे छोटी छोटी समस्या, जैसे राह चलते हुए अपने को कोई शासकीय संपत्ति का कोई दुष्परिणाम कर रहा है, या कोई उसके जैसे कोई लाइट चालू रह गई दिन है का टाइम, तो उसको ऐसी जगह, या कोई जीव जंतु आपका वो कोई मर गया है जीव जंतु, या कोई बंदर ऐसा, अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि एक बंदर बेचारा जान गंवा बैठा। तो ऐसे कुछ लोगों के पास नंबर नहीं है कि वो इसी जगह फ़ोन करें कि वो बंदर को बेचारे को बचा सकते थे वो उस टाइम में, पर मैंने खूब प्रयास किया पर नहीं हो पाया मुझसे। तो ऐसे मैं आपको कभी असहाय पाता हूँ कि इस टाइप की जो मैं चाहता हूँ वो कभी कभी नहीं हो पाता है, किसी की मदद नहीं हो पाती है, या तो बहुत दुख होता है। जी जी। मैं चाहता हूँ ये लोगों की इतनी अवेयरनेस रहे, आजू बाजू वालों की इतनी अवेयरनेस, खुद आपने को जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगी ना, तब तक आप किसी का काम नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि अपन अपना ही काम करते रहे, तो नहीं, जब तक आप दूसरों के लिए विचार नहीं रखेंगे अच्छे, तो आपका। सर हम जानना चाहेंगे कि दान को लेकर के सर हम बहुत देखते हैं समाज में कि एक दान देना जो है वो बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है, तो इसको लेकर के सर क्या इसका स्वरूप होना चाहिए? दान के लेके मेरे दादाजी बताते थे, श्री सेवकराम जी रानी जी, बोले दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं को भी पता न चले, दान करो तो ऐसा करो। और वाकई ये चीज़ मैंने उसमें अपनाई है। तो वाकई जो मैं देखता हूँ कि लोग जरा से कुछ देने करने में आते हैं, उतनी फोटो सेशन ये वो करते हैं। हम अक्सर देखते हैं फोटो से। तो मैंने उन लोगों से भी बात की कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका बोलना भी सही रहता है कि भाई ऐसे लोगों को प्रेरित करने से क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया का काम है, तो प्रेरित करने से और लोग जिनके दान करने की होता है, देखा है मैंने ये बात कि आजकल सोशल मीडिया इतना हाईलाइट हो गया है कि लोगों को मालूम नहीं होता है कहाँ दान देना है, कैसे करना है, किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। तो इस माध्यम से ये भी चलता है, नए ज़माने का दान है, ठीक है, जो जैसा कर रहा है जिसकी। कहीं कहीं सर हम इसका राजनीतिकरण भी देखते हैं। हाँ, वो आप राजनीतिक कारण में आप क्या कर सकते हैं, कोई राजनीति करे नहीं करे, अपन तो साधारण लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन सार्थक करें। जी, तो सर दान इस तरह होना चाहिए कि किसी को पता ना चले, आप जो भी कर रहे हैं वो एक अपने हाथ को ही नहीं पता लगे दूसरे हाथ को, तो उसको बोलते हैं दान। ये दान होता है। जी जी। सर हम जानना चाहेंगे अगले प्रश्न के माध्यम से आपसे कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं सर, अक्सर कुछ भी थोड़ा सा समाज में कुछ ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा सर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर के क्या सुझाव है सर आपको? मैं इतना दुखी होता हूँ सार्वजनिक संपत्ति, जब मैं देखता हूँ रेलवे में कहीं जा रहा हूँ, किसी का नल टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, तो किसको फ़ोन लगाना चाहिए। तो कभी मान लो कोई लाइट दिन में जल रही हो, मैंने बताया भोपाल में उस दिन गया था तो दिन में लाइट जल रही, तो मैं कैसी कहाँ फ़ोन कराऊँ जो जिससे लाइट बंद हो जाए। अब वो हो सकता है उनकी गलती भी नहीं थी, तो कोई कारण से जलती हो या कोई भूलवश होता होगा। पर क्या रहता है, जैसे मान लो कोई पाइपलाइन टूट गई, मान लो कोई अपना कोई पुल के पास कोई घटना घटित हो गई, ये कोई भी यानी आपकी संपत्ति को लेके, शासकीय संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए, ऐसा कुछ यानी जो देखे और उसको नंबर वहीं प्रोवाइड हो जाए, या इसको बड़े बड़े बोर्ड लगा के वो नंबर आपको सबको वहाँ ऐसा हेल्पलाइन नंबर दे दी जाए, बहुत ईजी वाला, सूचित करके आपको तुरंत वो काम हो।
जैसे अपन यानी जननी एक्सप्रेस हो गई, ये एक्सप्रेस, इतनी सारी सुविधाएं देते हैं। तो मैं तो एक ऐसा भारत सरकार को बोलूँगा कि ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए जो सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को रोकने के, उसका नंबर आप ये गवर्नमेंट से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यानी कोई भी संपत्ति को न नुकसान पहुंचाए, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके बारे में कंप्लेंट की जाए, और अपन खुद भी उस पर ना अवर लें। वो अपनी संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति नहीं है। खुद गवर्नमेंट की संपत्ति अपनी संपत्ति समझें तो ही आप, और हमारे टैक्स से ही बस, वो संपत्ति वो हाँ, जब तक आदमी ऐसा नहीं समझेगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जी जी। लोग ऐसे कांच फोड़ देते हैं, कोई गाड़ी खड़ी नगर पालिका की ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है मुझे, बहुत दिल से अंदर ऐसा लगता है, बहुत पेन, यानी अपने ही टैक्स से, अपने ही समझ से लोगों को काम नहीं हो पाते हैं। जी जी। तो इसका बहुत दुख होता है। बस ईश्वर से और अपने प्रदेश की जनता से, ये अपने जो हमारे मुख्यमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि ऐसा कुछ इसमें लाएं, तो लोगों को अवेयरनेस करें। जब जैसे बहुत सारी चीज़ों में अपन करते हैं, इस संपत्ति को लेकर बहुत ज़रूरी है। जी जी, ये वर्तमान समय कोई गेट तोड़ देंगे स्टेडियम में, कोई सीढ़ी तोड़ देगा कैसे, तो ये सब चीज़ें उस पर बिल्कुल बहुत यानी वो दिल दुखता है इस पर। जी सर, हम अगले प्रश्न के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम वन्य प्राणियों के प्रति भी सर हम देखते हैं कि उनके संरक्षण के लिए सर क्या क्या सुरक्षा के हाँ उपाय? सर, ये भी बहुत जैसे जटिल समस्या है। आप कोई भी जैसे मान लो नगर पालिका तो अपना काम करते ही है, तो ऐसे अक्सर हम देखते हैं जो हमारे बहुत सारे वन्य प्राणी हैं, या जो हमारे पालतू पशु हैं, वो यहाँ वहाँ सर विचरण करते रहते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई बिल्कुल नियोजित कोई जगह नहीं होती, जगह नहीं है। प्लस वो यहाँ वहाँ कई बार सर दुर्घटनाग्रस्त रहते हैं, सड़क किनारे वो पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं। इसमें सर इसमें क्या है कि अपने को ही इसमें आगे आना पड़ेगा। क्या रहेगा, इनके पास तो नगर पालिका जितना हो सकती है अपनी मर्जी से करती है, बाकी इसमें जब तक अपनी पूरी टीम, जो मैंने बताया ना आपको, टीम हमारी ऐसी हो, मैंने इन छोटी छोटी बातों का पूरा एजेंडा बनाया और आपको पूरा सामने सबके हेल्पलाइन नंबर रहे, ये रहे, और एकदम वेल मैनेज हो जाए, उसके बाद ही अपन ये वन्य प्राणी को बचा सकते हैं। मैं उस दिन एक भोजनशाला में, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक बंदरिया थी, बहुत तड़प रही थी। मैंने बहुत फ़ोन लगाया, इधर लगाया उधर लगाया, एक पुराने डीएफओ साहब को लगाया, इनको लगाया, पर वो काम ही नहीं हो पाया बेचारा। वो कोई अब अपने को कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ फ़ोन लगाएं तो इनको वो होगा, तो ऐसा कुछ जानकारी अपनी प्रमोट हो तो अपन कुछ करें उसके लिए। जी, तो सर इसके लिए, इनके संरक्षण के लिए भी कोई व्यवस्था? बिल्कुल, इनके लिए ये दो मोटिव बहुत ज़रूरी है, वन्य प्राणी और जो शासकीय संपत्ति। इन दोनों के तो बड़े बड़े नंबर आपके हर जैसे कोई स्टेडियम हो गया, पुलिस ग्राउंड हो गया, हर कोई भी सार्वजनिक जगह पे होना ही चाहिए, नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, जहां हम यदि आम जन के लिए कि यदि सार्वजनिक संपत्ति को कोई व्यक्ति या कोई संस्था नुकसान पहुंचा रही है, इसके नंबर होना चाहिए, सूचित करके शासन को उससे अवगत कराया जा सकता है। जैसे मैं इस जगह पे आग लगाई जा रही है सार्वजनिक, बिल्कुल जगह तोड़फोड़ की जा रही है सार्वजनिक, ये नंबर बहुत ही अति आवश्यक है। एक टोल फ्री नंबर हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल जी। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जीवन आपने समाज सेवा को समर्पित कर रखा हुआ है, तो एक ऐसा सोशल मैसेज सर जो हमारे समाज में लोगों को प्रेरणादायी हो सके, वो एक सोशल मैसेज हम आपसे जानना चाहेंगे। ये है कि अब मैसेज तो अपन कितने भी दे रहे हैं, जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई चीज़, जब तक आप किसी को मैसेज दे नहीं सकते। मैं अपने इस समाज को, इतने भव्य समाज को ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मेरे मन में भाव आए हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं उसको अपने माध्यम से मैं करूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी माध्यम से कर रहे हो, बस मैं यही लोगों के दुख दर्द हरना, या फिर कोई किसी चीज़ में मोटिवेटिव करना, किसी को यानी कोई सहारा दे देना, ऐसे बहुत सारे काम करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से लोग ऐसे करता हूँ, खुद ही लोगों को मैं जगे। तो उससे क्या आएगा, जब तक लोगों के मन में खुद भावना नहीं पैदा होगी, जब तक अपन किसी के आप बोल नहीं सकते।
मतलब सर संदेश का भी कोई औचित्य नहीं है, संदेश जब तक देने से कोई स्वयं स्वयं अंदर भाव से आना चाहिए आपको करने का, आपको और सेवा का बस। भाव जब तक स्वयं के अंदर जागृत नहीं तो होगा आप किसी को संदेश दें, आप खुद से ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। आपको स्वयं उसका उदाहरण बनना हाँ बिल्कुल पड़ेगा। यदि आप स्वयं उदाहरण बनते हो, स्वयं यदि आप मिसाल पेश करते बिल्कुल बिल्कुल, तो ही हो, आप देख करके दूसरे लोग आप फिर और आगे बढ़ सकते हो। तो ये सर एक सामाजिक बिल्कुल। मैसेज है। तो सर एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत ही सामाजिक संदेश वाली एक आपसे चर्चा हुई, इसके लिए सर आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस जो हमारे समाज के लिए आपने जो यानी पेश करने के लिए हमारे को साथ में रखा, उसके लिए। और सर हम चाहते हैं कि आप ही की तरह और भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग सामने आए जो सोशल वर्क के माध्यम से समाज को एक नई दिशा, एक नया उद्देश्य प्रदान कर सकें। हाँ मिलता तो है, आप जो इतनी वार्तालाप करते हैं, इससे एक किसी को कुछ क्लिक हो जाए तो कब उसकी ज़िंदगी बदल जाए। जी जी जैसे ही मैं जब 2005 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, तो नाम तो मेरा धीरज था पर बहुत गुस्सा था। जी तो उस माध्यम से मेरे को योग, ध्यान और सब सेवा, साधना, सत्संग मिला, उससे फिर मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। जी तो ऐसा किसी को जब कुछ क्लिक होता है तो वो हो जाएगा। और जो अपन ने ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आपने जो बात निकाली तो अपनी आई जी कि टोल फ्री नंबर के लिए ये वन प्राणी ये जो बड़े बड़े इधर उधर गिर जाते हैं तो उसमें लिए कैसा क्या होना चाहिए, बहुत दुख होता है। बस ऐसी आशा से आपका जस्ट टॉक्स चैनल बहुत उन्नति के शिखर पे जाए और ऐसे नए नए आप आयाम पेश करें, अच्छा रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, थैंक यू।